गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का अगला प्रोसेस, फोर्थ पार्ट। मैंने कहा था कि कैलकुलेशन वाला जो पार्टीशन है वो हम इस पार्ट में करेंगे। अब तक आपने थीटा से रिलेटेड, एंगल से रिलेटेड जो है फेनोमेना देखा त्रिकोणमितीय पार्टीशन में। यहाँ से हम बात करेंगे कि आपको वैल्यू निकालनी रहेगी प्रोसेस की, कि एक वैल्यू दी गई, मैंने कहा cos थीटा की वैल्यू दी गई, आप त्रिकोणमितीय बाकी जो 5 फलन है उनका मान निकालिए। ठीक है, तो समस्या है कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर हम त्रिकोणमितीय फलन की बात करें तो इसके लिए स्टैंडर्ड कंडीशन है, वो क्या है कि त्रिभुज समकोण होना चाहिए, है ना। मतलब समकोण होने का साफ अगर जो है स्पष्ट मतलब है, इसका मतलब एक कोण 90 अंश का होना चाहिए। ठीक है, देखिए 90 अंश के कंडीशन की नेसेसिटी इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि इन्होंने जितने प्रॉपर्टीज लगाए, अगर पाइथागोरस थ्योरम की बात करें वही एप्लीकेबल यहाँ पे है, थेल्स थ्योरम तो एप्लीकेबल है नहीं, है ना। और पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि अगर 90 डिग्री है नहीं तो वो एप्लीकेबल है नहीं क्वेश्चन में। क्लियर? तो यहाँ अगर हम बात करें तो नेसेसरी कंडीशन 90 डिग्री है। मैं मान लेता कि एक ऐसा ट्रायंगल दिया होता जिसमें 90 डिग्री नहीं बनाता। स्टार्टिंग में मैंने इस चीज की चर्चा की है, यहाँ पे भी उस चीज की चर्चा करना जरूरी है क्योंकि आपको यहाँ पे त्रिकोणमितीय फलनों का मान निकालना है। ठीक है, मैंने कहा कि ये 90 डिग्री है तो काम आसान हो गया, 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण, है ना। अब सवाल ये उठता है आधार किससे माने, तो पृथ्वी के जो भी पैरेलल होगा उसे हम आधार मानेंगे, है ना। पृथ्वी के पैरेलल का मतलब है बिल्कुल आपके बेस के समानांतर, आधार के समानांतर, ऐसे। तो भाई पृथ्वी के पैरेलल नीचे वाला ही है तो इसे आप आधार कहेंगे और जो बचा उसे आप कहेंगे ये हो गया लंब। ठीक है, तो कंसेप्ट यही है कि 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण पृथ्वी के पैरेलल अगर आप हैं तो आप उसे आधार मानेंगे और फिर अनदर पार्टीशन में आप उसे लंब कंसीडर करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि अगर मैं मान लेता हूं त्रिभुज समकोण होता ही नहीं, आपको त्रिभुज समकोण दिया ही नहीं गया, अभी एनालिसिस करेंगे तो उन सारी चीजों का जिक्र होगा। आपके सिलेबस में ये चीजें हैं कि नहीं है, लेकिन प्रॉपर्टीज बहुत सारी इसमें पूछी गई हैं। मैंने कहा कि मैं त्रिभुज को इस तरीके से बनाता, अब तो कहीं नहीं 90 डिग्री नहीं दिख रहा ना, मैंने कहीं लिखा भी नहीं कंस्ट्रक्शन में, या मैंने आपको थोड़ा सा हिंट भी नहीं दिया कि ये जो है ये त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है। अब सवाल ये फंसता है, क्या ऐसे त्रिभुजों पर त्रिकोणमितीय फलनों का अनुपात निकाला जा सकता है? बिल्कुल निकाला जा सकता है। दो कंडीशन है, या फिर साइन रूल, कोसाइन रूल लेके आप चलिए, है ना। अदरवाइज आप उसे लेके नहीं चल सकते। तो आप फिर ये देखिए कि हम कहां से इस पर लंब डाल करके एक समकोण त्रिभुज हम बना सकते हैं। सही मतलब ये है कि अगर आपने लंब डाला, मैं मान लेता लंब ऐसे मैं डाल रहा हूं थोड़ी देर के लिए, तो देखेंगे आप कि यहां भी 90 डिग्री का निर्माण होगा और यहां भी 90 डिग्री का निर्माण होगा। मतलब ऐसे एनालिसिस भी आपको करने पड़ सकते हैं जहां पे दिया तो एक त्रिभुज रहेगा, बनाने दो है। मतलब अगर दोनों का फिनोमेना या दोनों के प्रोसेस आप आपस में एडिशन फॉर्म में रखेंगे तब जाकर के पूरी त्रिभुज का त्रिकोणमितीय फलन आपको प्राप्त होगा। सही है, तो चीजें टफ नहीं है, हम कैलकुलेशन में चीजों को टफ बना देते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि कभी कोई क्वेश्चन आ जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि नहीं हमको तो समकोण त्रिभुज ही बताया गया, ये विषमबाहु त्रिभुज कैसे आ गया, समबाहु त्रिभुज कैसे आ गया, यहाँ से एनालिसिस कैसे करेंगे। इस चीज को लेकर जरा सा ही परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप चीजों को लेकर के इरिटेट नहीं होंगे कि नहीं यहाँ प्रोसेस अलग है, हमको प्रोसेस अलग समझाया गया। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं, आपका फंडामेंटल वहां से क्लियर होगा। मैंने कहा कि इफ साइन थीटा बराबर, इफ साइन थीटा इज आल्सो इक्वल टू 3/4 देन फाइंड आउट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिकल एलिमेंट्स, या फिर आप कह सकते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। मतलब आपको यह कहना है कि जो शेष बचे हुए त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उसको आपको कंसीडर करके दिखाना है। तो अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि साइन थीटा हमने निकाल लिया, आप कॉस थीटा टेन थीटा निकाल लिया, देखिए ये बहुत जो है सोच का विषय है कि जो चीजें आपसे पूछी जाए पहला कंसिडरेशन ये होना चाहिए कि आप उस पर काम करिए। ठीक है ना, ऐसा नहीं मैंने आपसे पूछा है cos थीटा tan थीटा, आप निकालने लगे जो है जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है सारी वैल्यू आपने निकालनी शुरू कर दी। तो उससे बेनिफिट ये नहीं कि आपको नंबर नहीं मिलेगा, नंबर तो आपको एक तब भी मिलने हैं एक तब भी मिलने हैं, लेकिन समस्या ये है कि
समय कंजम्पशन जो है, टाइम कंजम्पशन जो है आपका, वो थोड़ा सा ज्यादा लगेगा और इस वजह से आपके क्वेश्चन छूट भी सकते हैं आपसे। ठीक है, चलिए यहाँ की बात कर लेते हैं। आपने लिखा साइन थीटा बराबर 3/4, आपसे कहा गया त्रिकोणमितीय अनुपात निकालिए। तो कई सारे फिनोमेना है, आप देखेंगे यूट्यूब पे सारी चीजें, कई सारी चीजें बुकों में अजीब अजीब कंसेप्ट आपको मिलने वाले हैं, है ना। हम भी अपने कंसेप्ट पे बात करेंगे क्वेश्चन में। मैंने कहा कि आपसे कहा जाए कि साइन थीटा बराबर, तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि अगर यहाँ पर थीटा का एनालिसिस हुआ, त्रिकोणमितीय अनुपात की बात हुई, तो त्रिभुज तो समकोण होगा, ये फिक्स है। मतलब एक कोण 90 अंश का। बच्चे यहाँ भी थोड़ा सा प्रश्न करते हैं कि नहीं आप 90 डिग्री यहाँ क्यों बनाते हैं, आप कहीं भी बनाइए, इससे फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा सा आसान है, फिगर थोड़ा सा आसान दिख रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे जो है 90 डिग्री बना दिया। ठीक है, अब अगर फार्मूले की बात करें तो आपने नामकरण कर दिया। त्रिभुज तब तक अधूरा है जब तक उसमें जो है ये आप कहेंगे शीर्षांकों को जब तक आप जो है नोटिस ना कर दें, कि मतलब आपसे आप ये कह सकते हैं कि शीर्षों को किसी न किसी रूप में निरूपित करेंगे, तभी वो त्रिभुज का एक्चुअल रूपांतरण हो पाएगा। तो मैंने कहा 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण। एक क्वेश्चन हम बिल्कुल बेसिक से लेंगे, फिर हम फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे इसमें। ये देखिए 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण। मैंने कहा कि पृथ्वी के समानांतर अगर आप हैं तो आप उसे कहेंगे आधार, और जो शेष बचा वो पार्टीशन लंब। बच्चों में कभी कभी डाउट होता है कि नहीं हम इसे आधार मानेंगे, इसे लंब मानेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं क्वेश्चन गलत होगा, नहीं कोई समस्या नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखिए कई चीजें पूछी जा सकती हैं। इसने थीटा की बात की है, तो एक्चुअल में थीटा तो कहीं नहीं दिया गया पेपर में। हाँ, सोचने वाली बात यह है कि इसे साइन ए देना चाहिए था, साइन सी देना चाहिए था, तो समस्या आती है फिर क्वेश्चन आप कैसे लगाते। हालांकि इससे कोई फर्क आपको नहीं पड़ने वाला, लेकिन फिर भी अगर साइन ए आएगा तो आप यहाँ ए को कंसिडर मान के आंसर सॉल्व करेंगे, साइन सी आएगा तो इसे मान, अभी देखेंगे हम कैसे क्वेश्चन लगाएंगे, फिर आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं इसमें। तो मैंने थीटा की बात की, तो थीटा को आपने यहां मान लिया। अब आप सोच रहे होंगे यहां भी मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं, लेकिन अगर कुछ भी नहीं दिया गया है तो समकोण त्रिभुज में पहला एंगल आप इसे ही कंसिडर करेंगे। क्लियर, चलिए तो मैंने लिखा साइन थीटा बराबर 3/4। आपने कहा कि साइन थीटा की अगर हम बात करें तो आप कहेंगे साइन थीटा बराबर L/K, या आप इसे कह सकते हैं लंब बटे कर्ण। ठीक है, अब हम बेसिक की बात कर रहे हैं क्वेश्चन। इसका मतलब यह है कि 3 लंब है, या 3 को मैंने लंब कर दिया, और 4 कर्ण है, 4 हो गया कर्ण। ठीक है, मतलब साइन थीटा की वैल्यू 3/4 थी, तो आपने इसे लंब बटे कर्ण के रूप में कंसिडर कर दिया। अब आपसे ये पूछा गया है कि त्रिकोणमितीय अनुपात जितने भी हैं सबकी वैल्यू निकालिए। अब आप सोच के देखिए, अगर त्रिकोणमितीय अनुपात की सारी वैल्यू कंसिडर करनी है तो उसके लिए आपको आधार की वैल्यू गिवन होनी चाहिए, है कि नहीं। मतलब अगर आधार कर्ण लंब तीनों फाइंड आउट हो गया तो फार्मूला लाल बट्टे कक्का का इस्तेमाल किया आपने, और साइन थीटा जय कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा सारी वैल्यू आपने कंसिडर कर दी। सही है, चलिए तो यहाँ पे हमें आधार निकालना है, और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि भाई कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, यही है। इसका मतलब है कि हम अगर पाइथागोरस थ्योरम यूज करें तो आप कहेंगे कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग और प्लस लंब का वर्ग। सही है ना। कर्ण की वैल्यू दी है, 4 की वैल्यू आपने कर दी, ये 4² बराबर आधार की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, नहीं दिया गया, आपने लिखा आधार का वर्ग और प्लस लंब की वैल्यू उसने दी 3 का वर्ग। तो पक्षांतर विधि क्या कहती है, जिन चीजों को हमें फाइंड आउट करना उसको एक तरफ रखिए, जिसको फाइंड आउट नहीं करना उसको दूसरी तरफ कर दी। अब देखिए 4 ऑलरेडी यहाँ है, इसका मतलब फाइंड आउट हमें आधार करना है, तो ऐसा नहीं आधार को यहाँ शिफ्ट कर दीजिए, कर सकते हैं लेकिन आप कैलकुलेशन को पेचीदा बनाएंगे। ऑलरेडी अगर अंक यहाँ दिया है तो इस अंक को यहाँ लाइए, है ना। तो आपने इसे लिखा 4 का वर्ग, और ये देखिए इधर लाएंगे तो हो जाएगा -3 का वर्ग बराबर आधार का वर्ग। ठीक है, अब ये देखिए 4 चौका 16 हो गया, 3 त्रिका 9 हो गया, ये हो गया आधार का वर्ग। अब देखिए अगर वर्ग आपको हटाना है
तो मैंने क्या कहा, आधार जब भी यहां से वर्ग हटाएंगे तो इधर जो भी सेक्शन रहेगा उसके ऊपर लगेगा अंडर रूट। अब सवाल उठता है कैसे, देखिए पहले देख लेते हैं। 16 में से 9 घटाया 7 और ये हो गया आधार का वर्ग। मैंने कहा आधार सिर्फ हमें चाहिए तो हम इसे लिख सकते हैं, इसे समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो मैं इसे लिख सकता हूं, इसका मतलब है कि यहाँ किसी फंक्शन का स्क्वायर कर दे और राइट हैंड साइड में ऑलरेडी आधार का स्क्वायर है तो स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, अपना फंक्शन सीधा आंसर आ जाएगा। तो 7 किसका वर्ग करने पर आता है, जनरली तो नहीं आता, लेकिन अगर हम रूट 7 का वर्ग करें तो हम कहेंगे कि बिल्कुल 7 रूट 7 के वर्ग के आधार पर ही आंसर आएगा। और बराबर ये हो गया आधार का वर्ग। ये देखिए ये वाला पार्टीशन कैंसिल आउट हो गया, आधार बराबर रूट 7। ठीक, प्रोसेस ऐसा नहीं है कि लंबा है, नहीं बिल्कुल नहीं, ये आपकी समझने के लिए है, चीजें बिल्कुल आसान है इसमें। आइए फिर से एक बात समझ लेते हैं। मैंने कहा कि त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए कर्ण, लंब और आधार तीनों का मान ज्ञात होना चाहिए। और कभी भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो 2 का मान दिया रहेगा, वो किसी का भी मान दे सकता है, एक को आपको निकालना पड़ेगा और एक अगर आप निकाल लिए तो फिर वो त्रिकोणमितीय के पूरे अनुपात पूछे या कुछ चुनिंदे अनुपात पूछे, निकालने में आप फंसेंगे नहीं। ठीक है, चलिए तो इसका मतलब आधार रूट। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपसे कहा था कि भाई कैसे रूट सेक्शन आया है। आप यहाँ देखिए, मैंने इसी पार्टीशन को फिर से देखना है। मैंने कहा कि अगर ये 7 है और यहाँ पे आप लिख दिया आधार का स्क्वायर, तो जब भी किसी भी जो है साइड से अगर आप पावर 2 हटाएंगे तो अगर दूसरे साइड में जा रहा है तो पावर होगा 1/2। ठीक है, इसका मतलब है आप इसे 7 और पावर को यहां ला रहे हैं LHS में, तो आप लिखेंगे 1/2 बराबर आधार। सही है। और सही अगर कहा जाए तो किसी भी संख्या के पावर आधा का मतलब है अंडर रूट, तो आप इसे लिख सकते हैं अंडर रूट 7। रूपांतरण आपको समझ में आना चाहिए, चीजें बेहद आसान है। तो यहां से वैल्यू आपकी निकल के आई आधार की अंडर रूट 7, तो आपने क्या लिखा, जहां पे आधार, ऐसे मिटा दे रहा है ना, जहां पे आधार था वहां पे आपने लिखा अंडर रूट 7। चलिए तो आपने लिखा अंडर रूट 7। अब देखिए बच्चे ये सोचते हैं कि नहीं आपने मिटा दिया तो क्या हमें मिटा, नहीं, आपने जो प्रोसेस किया है वो आपको करना पड़ेगा। क्वेश्चन साइन थीटा हो गया। अब देखिए फटाफट वैल्यू रखें, कैसे, कॉस थीटा बराबर, अब देखिए लाल बट्टे कक्का की अगर बात करें LAL बट्टे KKA, तो आप देखिए इसे लिखेंगे कॉस थीटा को दूसरा आधार बट्टे कर्ण A/K या फिर आधार बट्टे कर्ण। ठीक है, आधार की वैल्यू की बात करें अंडर रूट 7 और कर्ण की बात करें 4। ये पार्टीशन आपका आंसर। इसने त्रिकोणमितीय अनुपात में ये नहीं कहा कि किसको निकालना है, इसका मतलब पूरे फंक्शन को कैलकुलेट करना है। आइए आगे, tan थीटा इज इक्वल टू, यहां देखिए L/A, इसका मतलब लंब बटे आधार, और लंब कितना है यहाँ पे 3 है, आधार कितना है बाई रूट 7। ठीक है, tan हो गया। अगला cot थीटा, उल्टा ये A/L, आपने लिखा A/L मतलब आधार बटे लंब। ठीक है, आधार कितना है रूट 7, लंब कितना है 3। सही चल रहा है। नेक्स्ट सेक थीटा, सही है। सेक थीटा के लिए देखिए पीछे से कर्ण बटे आधार K/A, आप इसे लिखेंगे कर्ण बटे आधार। ठीक है, कर्ण कितना है 4, आधार कितना रूट 7। एक और एनालिसिस बचती है कॉसेक थीटा की, बगल में देख लेते हैं। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू, यहां देखिए पीछे से K/L, तो आपने लिखा K/L मतलब कर्ण बटे लंब, और कर्ण की वैल्यू 4, लंब की वैल्यू 3। ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, एनालिसिस है, वो सारे फंक्शन आपके कंसीडर हो गए और आपसे यही पूछा भी गया। ठीक है, चीजें बेहद आसान है, बस थोड़ा सा जो है कंक्लूजन, अभी मजा आएगा। यहाँ तो थीटा दिया था, काम आसान है, अभी साइंस ही पूछेगा आपसे।
साइन ए दिया रहेगा, साइन सी पूछेगा, तो फिर समस्या आती है कैसे निकालेंगे। तो इस चीज को लेके जरा सा ही परेशान होने की जरूरत नहीं कि कैसे प्रोसेस आया होगा, ठीक है। चीजें बेहद आसान है, बस आपको सिंपल वे में काम करना आना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नहीं क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन में बस अंतर क्या है, जिस चीज की हम बात कर रहे थे वही डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि वहां पे थीटा की बात की थी, यहाँ पे अगर हम आपसे पूछने की बात की जाए, यहाँ देखिए साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी दोनों है, और क्वेश्चन में आपको लिखा रहेगा कि देखिए यहाँ पे लिखा है इन ट्रायंगल ए बी सी वेयर राइट एंगल एट बी, कहीं भी हो सकता है। मैं मान लेता कि यहाँ पे कोण बी जो है वो 90 अंश का बनाएगा, ये क्वेश्चन में मेंशन रहेगा। आप अपनी मर्जी से हर जगह 90 डिग्री जो है बना नहीं सकते, वो क्वेश्चन के स्टेटमेंट में निहित हो, नहीं हो तो पहला प्रोसीजर बी होना चाहिए आपका, ठीक है। चलिए, तो मैंने सबसे पहला काम किया, एक ट्रायंगल बनाया, राइट ट्रायंगल या राइट एंगल जैसे आप कहेंगे 90 डिग्री, ठीक है। बी को उसने कहा है 90 डिग्री पर, तो बी 90 डिग्री कर दिया। ये देखिए ए बी सी, सही है। आप हमेशा पहले जब भी ट्रिग्नोमेट्रिकल एनालिसिस करनी हो तो आप पहले सबसे पहला काम समकोण त्रिभुज बना लीजिए। अब देखिए क्या क्या पूछा गया, 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण, पृथ्वी के समानांतर आधार, और जो बचा वो लंब, ठीक है। आसान है सब, ऐसा नहीं टफ है। चलिए, ए बी बराबर 24, तो अब सवाल ये देखिए, ए बी बराबर आधार दिया गया 24 है, बी सी बराबर 7, बी सी बराबर 7, कर्ण की भूमिका आपको चाहिए तभी आप निकाल सकते हैं साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस ए। मजा आएगा इस क्वेश्चन में, वो इसलिए मजा आएगा क्योंकि देखिए यहां कुछ और पूछा गया, यहां कुछ और पूछा गया है, कुछ भी नहीं क्वेश्चन में। आप एक बार ट्रिग्नोमेट्रिकल एनालिसिस कर लीजिए, पूरा ये कर्ण निकाल लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन लगाएंगे। कैसे? फार्मूला आपने पढ़ा पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग और प्लस लंब का वर्ग, सही चल रहा है। तो आधार का वर्ग कितना है 24 का वर्ग है, प्लस लंब का वर्ग 7 का वर्ग है। देखिए यहाँ पे अब सवाल ये फंसता है कि मैंने कहा कि एक नंबर का क्वेश्चन है, आपका टाइम बाउंडेशन है कि 1 से 2 मिनट के अंदर लगाने हैं, तो क्या ये पूरी एनालिसिस करनी जरूरी थी? नहीं जरूरी थी। आप डायरेक्ट अगर कर पाते हैं डायरेक्ट कर दीजिए, कोई समस्या नहीं है, लेकिन क्या डायरेक्ट कर पाएंगे आप, वो डिपेंड आप पे करता है, ठीक है। चलिए कैसे निकालेंगे, मैंने कहा कि आप जब भी वर्ग निकालेंगे, क्यूब निकालेंगे, तो यूनिट डिजिट का रोल अहम है। इकाई अंक अगर आप कंसीडर कर पाए तो आप कभी नहीं फंसने वाले इसमें। देखिए 4 चौका 16 और 7 सते 49, आप इसे डायरेक्ट कर सकते थे, अभी देखेंगे। इसका मतलब है कि 6 और 9 इकाई का अंक आ गया 5। अब देखिए 24 से ज्यादा होना चाहिए फंक्शन और इकाई का अंक 5 होना चाहिए, तो मेरे हिसाब से सीधे 25, ठीक है ना। अब अगर आपको दिक्कत है तो देख लीजिए, मैंने क्या कहा, इकाई का अंक मैंने लिया, 4 का वर्ग किया, 4 चौका 16 इकाई का अंक 6, फिर 7 का वर्ग किया, 7 सते 49 इकाई का अंक 9, दोनों को जोड़ा 9 6 15 इकाई का अंक 5। मतलब ऐसी संख्या का वर्गमूल वो संख्या वर्गमूल में आएगी जिसका इकाई का अंक 5 हो, और 24 के बाद की संख्या की बात करें तो वो 25 है जिसका इकाई का अंक 5 है। अब आपके जो है दिमाग में सवाल होगा 35 भी है, लेकिन काफी दूर है, ठीक है ना। तो जब भी ऐसा एनालिसिस आए तो आप डायरेक्ट करना सीखिए क्वेश्चन को, अदरवाइज आप अगर ये नहीं करना चाहते तो आपको पूरा करना पड़ेगा। मैंने तो सीधे कह दिया कि ये कर्ण आपका हो गया 25। अब आपके दिमाग में होगा कर्ण वर्ग है, नहीं, ये पूरा प्रोसेस देखिए रूढ़ में है कि नहीं, तो रूढ़ में तो हम निकालेंगे नहीं, लेकिन आपको चाहिए बेसिक मेथड, तो बेसिक भी ले लेते हैं, नहीं तो आधा तो लोगों को पल्ले ही नहीं पड़ेगा कहां से आया, ठीक है। 24 का वर्ग, अब देखिए फालतू का टाइम लगेगा इसमें, आप इसे कह सकते हैं 4 चौका 16, ये 24 का वर्ग कर लीजिए, 24 गुणे 24, ये 2 चौका 8, 2 दूना 4, 6 8 6 14 546, 7 सते 49, 4 4 8, ये 9 6 15, ये 9 हो गया, तो गड़बड़ आ जाएगा इसमें, देख लीजिएगा इसको। मेरे हिसाब से तो हम सही हैं, फिर भी 4 चौका 16, 4 दूना 8 1 9, ठीक है, 2 चौका 8 और 2 दूना 4, तो ये हो जाएगा 9 8 17, 7 4 11 1 12, ये हो गया 625। देखिए इतना पूरा प्रोसेस करेंगे तो यहाँ आएगा 625,
तो फिर आप इसे कहेंगे कर्ण बराबर अंडर रूट में 625 और वैल्यू आ गई 25। सेम वही, लेकिन क्या है, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और ये वो मेथड नहीं जिससे आप पूरा पेपर एक लिमिटेड टाइम पीरियड में पहले कर पाए, ठीक है। इन सारी चीजों से बचना है आपको। तो आपने कर्ण निकाल दिया, वो वैल्यू आ गई आपकी 25, तो कर्ण की जगह पे आपने रख दिया 25, ठीक है। अब इनका काम खत्म हो गया। चलिए, अब इसने पूछा है साइन ए, तो आप ऐसे लिख लीजिए। देखिए जो चीजें पूछी गई है वही निकालिएगा, फालतू का इसमें एनालिसिस नहीं होना चाहिए। साइन ए और कॉस ए, आप फार्मूला लिख लीजिए। साइन ए के लिए L बाई के लंब बटे कर्ण, कॉस ए के लिए A बाई के आधार बटे कर्ण। आप देखिए लंब बटे कर्ण और ये हो गया आधार बटे ये हो गया कर्ण, ठीक है ना। चलिए, लंब बटे कर्ण में देखिए लंब है 7 और कर्ण कितना है 25, तो पहला आंसर आपका। ये किस कंडीशन में, जब एंगल आपका ए था, ठीक है। चलिए, आधार बटे कर्ण है, आधार कितना है 24 है, कर्ण कितना है 25, ये आंसर आ गया। किस केस में, एंगल ए है। अब परिवर्तन करते हैं कि अगर एंगल परिवर्तित रहे, आपसे पूछा गया साइन सी और कॉस सी, फार्मूला वही, साइन हो वो सी दिया हो, थीटा दिया हो, यम दिया हो, यन दिया हो, डजंट मैटर, फार्मूला तो वही रहेगा ना, लंब बटे कर्ण। तो आपने लिखा लंब बटे कर्ण, सही। अभी देखते हैं क्या आएगा। नीचे आधार बटे कर्ण, तो आपने लिखा आधार बटे कर्ण। आई साइन सी के कंडीशन में अब ये एंगल है आपके लिए। देखिए परिवर्तित क्या होगा, कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं, कर्ण जो है वही रहेगा, बस आधार और लंब आपस में चेंज होंगे। इसका मतलब है अगर बेस सी ये है, अगर एंगल आपका सी ये है, तो उस कंडीशन में कोण जिस पर बन रहा वो आधार, ठीक है। थोड़ा सा परिवर्तन, ये जो लंब आपने माना है यहां पे ये पार्टीशन सी के कंसिडरेशन में हो जाएगा आधार, और सी की कंसिडरेशन में जो आधार था वो क्या हो जाएगा लंब। बस यही अंतर है। कर्ण में आप कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अच्छा, क्यों नहीं परिवर्तन करें, क्योंकि कर्ण जो है ट्रायंगल की सबसे बड़ी भुजा होती है, और इस कंडीशन में भी कर्ण सबसे बड़ी भुजा है, ठीक है ना। चलिए, तो आपने देखा कि अगर आप सी ले रहे हैं तो थोड़ा सा परिवर्तन हुआ। क्या हुआ कि अगर आप सी से मान रहे हैं तो आधार ये हो जाएगा और लंब वाला पार्टीशन ये हो जाएगा, सही है। तो आप लंब बटे कर्ण अगर कर रहे हैं तो देखिए लंब इस कंडीशन में 24 और बटे कर्ण तो वही 25, सही है। दूसरा cos सी आधार बटे कर्ण, तो आप लिखेंगे 7/25, ठीक है। तो थोड़ा सा परिवर्तन हो सकता है क्वेश्चन में कि आप थोड़े से फंस सकते हैं कि इसने पहले ए दे दिया, पूछेगा सी। देखिए ऐसे भी हो सकता है कि वो मान ए का दे और पूछे आपसे जो है साइन सी के बारे में। तो आप इस चीज को लेकर परेशान मत होइएगा, जहां पे कोण बनेगा उसे ही आप आधार माने। देखिए ए का कोण बना था तो मैंने ए को आधार माना था, लेकिन सी के कंसिडरेशन में जब आप सी को एंगल मान रहे हैं तो मैंने सी को आधार माना। मतलब जहां पे आप जो है कोण बना रहे हैं आप उसे ही आधार मानेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं इसमें। तो देखिए क्वेश्चन की कंडीशन चेंज है थोड़ा सा। हो सकता है कि कभी कभी आपको मिले कि साइन ए बराबर 3/4, साइन ए बराबर 3/9, देन फाइंड आउट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिकल एलिमेंट। बट यहाँ पे देखिए चेंज है, तो ऐसा नहीं आपको इसको लेकर के डरने की जरूरत नहीं। आप प्रोसेस वही करेंगे जो आपने प्रीवियस क्वेश्चन में किया। क्लियर? कैसे लगाएंगे? आपसे लिखेंगे, अगर इसकी हम बात करें तो मैं इसे लिख सकता हूं cot a बराबर 8/15 लिख सकते हैं, मेरे हिसाब से कोई समस्या है नहीं। अब cot a की बात करें तो आपने यहां पे लिखा लाल बटे k देखिए साइन cos tan, और अगर नीचे से हम जा रहे हैं इसमें तो हम इसे कहेंगे cot a/l, मतलब ये है आधार बटे लंब, ये पार्टीशन हो जाएगा आधार बटे लंब, ठीक है। तो आपने सबसे पहले देखिए इसने ए की बात की है तो आप इसका मतलब है सबसे पहले आप ट्रायंगल बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन में ये भी मेंशन हो सकता है कि दिया ही ना हो कि राइट एंगल किस पे बन रहा, 90 अंश का कोण कहां बन रहा, तो आप पहला काम यही मानेंगे कि 90 अंश का कोण यहां बन रहा और वो बी हो जाता है, ठीक है। कोण की बात करें तो आप इसे ए कह देंगे, ए से बी कह देंगे, सही चल रहा है।
अब यहाँ पे cot A की वैल्यू आधार बटे लंब, आधार जाहिर सी बात है ये पार्टीशन हो गया, लंब ये पार्टीशन हो गया, 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण, सही है ना। आधार 8 तो यहाँ 8 मान लीजिए, इससे आधार बटे लंब है, ये हो गया 15। आपको कर्ण की भूमिका यहाँ निकालनी है। देखिए मैंने फिर से कहा कि आप चाहें तो प्रोसेस लंबा कर सकते हैं, चाहें तो प्रोसेस इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आपसे वो प्रोसेस नहीं मांग रहा कि आप कर्ण हमको निकाल के दिखाइए, आपसे वो केवल साइन और सेक ए का आंसर मांग रहा है, ठीक है। तो अगर साइन ए सेक ए का आंसर निकालना ही है आपको, तो हमें क्या जरूरत है कर्ण दिखाने की, ठीक है। लेकिन अगर हम कर्ण की बात करें तो आप कहेंगे दोनों भुजाओं के वर्गों का योग और उसका वर्गमूल, ये तो होगा कर्ण। भाई पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो इसका मतलब है अगर हमें केवल कर्ण निकालना हो तो आप कहेंगे आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग अंडर रूट में, या फिर उसका हम वर्गमूल ले लें, सही है। चलिए यहां पे आते हैं। तो मैंने कहा कि अगर हमको केवल कर्ण निकालना होता तो आप लिखते हैं अंडर रूट में लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग। अब बच्चे ये ना कंफ्यूज हो कहां से आया फार्मूला। देखिए यहाँ पे 2 था तो इसको मैं जो है इसको हटा दिया, मैंने उसकी जगह पे अंडर रूट लगा दिया। क्यों लगाया? क्योंकि कभी भी पावर अगर दूसरे LHS में से RHS में शिफ्ट हो रहा तो उसका जो एंगल होगा वो 1/, में होगा। 3 होता तो 1/3 होता, ठीक है, सही है। चलिए तो आपने लिखा लंब कितना है आपका 15 है तो 15 का वर्ग, प्लस आधार कितना है 8 है तो 8 का वर्ग। मैं फिर से ये ट्रिक की बात करूंगा क्वेश्चन में, मुझे इतना एनालिसिस करना नहीं आता कि हम 15 का वर्ग निकालें। मैं मान लेता तो 625 का वर्ग होता, मुझे 10 मिनट तो लग जाता कैलकुलेशन करने में, है कि नहीं। तो मैं सीधे स्मार्ट तरीकों से बात करूंगा कि मैं अगर यूनिट डिजिट की बात करें तो वहां से आंसर कैसे आता। चलिए मैंने देखा इकाई के अगर अंक की बात करें तो यहाँ पे 5 25 25 इकाई का अंक 5, 8 8 64 इकाई का अंक कितना आया 4, 5 4 9 इकाई का अंक 9। अब आप ये देखिए अगर घटाना होता तो 15 से नीचे वैल्यू आती, जोड़ना है तो 15 से ऊपर। तो 15 से ऊपर ऐसी कौन सी नियरेस्ट वैल्यू है जिसके इकाई का अंक का वर्ग करने पर इकाई का अंक 9 आएगा। तो 15 से चलना स्टार्ट किए, 6 का तो आ नहीं रहा, 6 36 हो गया इकाई का अंक 6, 7 7 49, मतलब 15 के बाद 17 का नंबर आता है जिसमें इकाई के अंक का वर्ग करने पर इकाई का अंक 9 आएगा। इसका मतलब यहाँ पे जो कर्ण है वो कितना है 17। नेगेटिव आएगा तभी मैं बताऊंगा कि ऐसा कैसे लगना है। अब बच्चे ये सोचते हैं कि अगर ये प्रोसेस कर दिया गड़बड़, बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं, क्योंकि एग्जामिनर आपसे ये नहीं पूछ रहा कर्ण क्या है, एग्जामिनर आपसे ये पूछ रहा है कि मुझे साइन और सेक की वैल्यू आप निकाल के दिखाइए, ठीक है। 1 नंबर के लिए आपको चीजें डायरेक्ट मेथड से भी करना आना चाहिए, बाकी प्रोसेस तो आप करते ही रहेंगे। 15 का वर्ग निकालिए, 8 का वर्ग निकालिए, उसको जोड़िए, उसका वर्गमूल निकालिए, फिर जो आंसर आएगा वो आपका पार्टीशन होगा, ठीक है। लेकिन क्या इसने कर्ण आपसे निकालने के लिए कहा है? नहीं कहा। तो फिर क्या फायदा इतना जो है इसमें समय देने के लिए, आप सीधे वैल्यू कंसीडर करके दिखाइए। चलिए कर्ण की वैल्यू आ गई 17, आपने 17 कर दिया। अब आपसे पूछा गया साइन ए और सेक ए, तो अब इसे मिटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, है ना, इसका काम तो हो गया आप तमाम। आपने लिखा साइन ऑफ ए इज इक्वल टू, देखिए साइन ऑफ ए यहाँ है, आप ये यहां भी मान सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमेशा जब भी आप समकोण बी को मानेंगे तो पहला जो कंसिडरेशन रहेगा वो कोई ए यहां रहेगी, सॉरी सी है। चलिए साइन ए तो आपने कहा साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, भाई आपने ये पढ़ा L बाई के लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 15 है, कर्ण कितना है 17 है, ये पहला आंसर। अब सेक ए की बात अगर करें क्वेश्चन में, सेक ए बराबर तो लाल बट्टे अगर कक्का की बात करें L A L बट्टे K K A, यहां देखिए साइन कॉस टेन, इसमें सेक पूछा है, कॉट सेक दूसरा वाला, कर्ण बटे आधार, तो आपने लिखा कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है 17 है, आधार कितना है 8, तो आपका सेक ए का आंसर आया 17 बटे 8, ये पार्टीशन हो गया आपका, ठीक है। कैलकुलेशन से जहां तक हो सके भागिए, क्योंकि अब आप सीधे कंपटीशन की प्रिपरेशन के लिए लग गए हैं, तो कोशिश यही है कि जितना शॉर्ट से शॉर्ट मेथड कर पाइए। नंबर तो एक ही मिलने हैं, आप चाहे उसे घंटा भर लगाइए क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए इसमें आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन हमने फिर से चेंज कर दिया प्रारूपों में। मैंने कहा इफ cot थीटा गिवन इज 7/8,
then evaluate the function of 1 plus sin theta, 1 minus sin theta, 1 plus cos theta, 1 minus cos theta। तो देखिए ऐसा नहीं कि आपको क्वेश्चन को पहले सॉल्व करना था, नहीं, मैंने कहा है कि कैलकुलेशन पेचीदा मत करिएगा आप। तो सबसे पहले इसने ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की एनालिसिस की बात की। कैसे पता चला मुझे, बच्चे ये पूछते हैं कि कैसे मैं पता चला कि ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की बात कर रहा है। वो इसलिए क्योंकि वैल्यू इसने गिवन दी। अगर वैल्यू नहीं दी होती तो आप इसमें फार्मूला अप्लाई करते, मॉडिफाई करते, छोटा करते, आप एनालिसिस तक पहुंचते। बट यहाँ पे अगर वैल्यू दी है तो डेफिनेटली नो डाउट इसमें आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब सवाल है किस किस की वैल्यू। देखिए क्या क्या चीजें हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, दो ही फंक्शन का पूरे जो है पार्टीशन में इस्तेमाल हुआ। मतलब आपको साइन थीटा निकालना है और कॉस थीटा निकालना है, सही है। तो सबसे पहले कॉट थीटा की अगर हम बात करें, आपने सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाया, ये 90 अंश हो गया, आपने नामकरण कर दिया ए बी सी। कॉट थीटा बराबर, देखिए कॉट थीटा आपने लिखा कॉट थीटा बराबर 7/8। तो अगर लाल बट्टे कक्का की बात करें तो आप कहेंगे साइन कॉस टेन, उल्टा है, कॉट के लिए आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, यही ना। तो आधार बटे लंब है, तो देखिए आधार कितना है 7 है, लंब कितना है 8। अब थोड़ा थोड़ा सा छोड़ेंगे चीजें, हम बार बार लिखेंगे नहीं। ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, आप कर्ण आपको भी निकालना है, ठीक है। चलिए तो अब कर्ण निकालने की अगर बात करें तो आपने लिखा कि अगर हमको कर्ण चाहिए तो कर्ण बराबर अंडर रूट में आधार का वर्ग और प्लस लंब का वर्ग। फार्मूला एक ही है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लेकिन मैंने कर्ण, चूंकि मैं कर्ण स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे कर्ण चाहिए, तो मैंने स्क्वायर को तुरंत मॉडिफाई कर दिया, पूरे फंक्शन को रूट में कर दिया, सही है। चलिए आधार की वैल्यू कितनी है, 7 का वर्ग आप करते और लंब की वैल्यू है 8 का वर्ग करते। देखिए 7 सते 49 और 8 अठाए 64, जोड़िए 9 4 13, 6 4 10 और 1 11 अंडर रूट में था, ये वैल्यू अंडर रूट, ये हो गया कर्ण। अब देखिए आप ये सोच रहे हो कि यहां पर ट्रिक का इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ, नहीं कर सकते, वो इसलिए क्योंकि जब भी इतने सिमिलर फंक्शन हो तो उनकी एग्जैक्ट रूट वैल्यू निकलना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं कि हमने जो प्रोसेस इस्तेमाल किया क्या सही है। मैंने कहा मुझे कर्ण चाहिए तो उसके लिए आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग अंडर रूट में, आधार की वैल्यू 7 थी तो 7 का वर्ग, लंब की वैल्यू 8 थी तो 8 का वर्ग, तो ये 7 सते 49 और 8 अठाए 64, दोनों को जोड़ा 9 4 13, 6 4 10 11 अंडर रूट 113, तो आपने लिखा अंडर रूट में 113, ठीक है। प्रोसेस आपने निकाल लिया। चूंकि अभी तक तो आपने क्वेश्चन का बताया हो एक भी लाइन नहीं किया है, उसने आपसे इसकी वैल्यू बात की, उसने आपसे ये नहीं कहा था कर्ण आपको निकाल के दिखाइए, सही है। इसलिए मैं कह रहा हूं जो चीज उसने पूछा है उस पर आप काम करिए, जो चीज नहीं पूछा उसे आप नहीं संकोच बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं। चलिए तो इवैल्यूएट द फंक्शनिंग ऑफ दिस फंक्शन, आपने लिखा इससे क्या लिखा, साइन थीटा की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा बराबर हो गया लंब बटे कर्ण, देखिए लंब कितना है 8 है, कर्ण कितना है 113 अंडर रूट में, सही है। कॉस थीटा की बात कर लें, कितना आया आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 7, कर्ण कितना है 113, सही चल रहा है। अब चूंकि फंक्शनिंग आपको निकालनी है, आपने वैल्यू निकाल दी, ट्रिग्नोमेट्रिक का ये ट्रायंगल का रूल खत्म। चलिए वैल्यू सॉल्व करते हैं इसमें। 1 प्लस साइन थीटा की जगह पे आपने लिखा 8 बटे अंडर रूट में 113 पहले ब्रैकेट, दूसरा 1 माइनस 8 बटे अंडर रूट में 113, सही चल रहा है। नीचे 1 प्लस 7 बटे अंडर रूट में 113 और यहां 1 माइनस 7 बटे अंडर रूट में 113, सही है ना। अब अगर फंक्शन की आप बात करते हैं इसमें, देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, फार्मूला किसका हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। फिर से एक ब्रैकेट में है a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, फार्मूला किसका हुआ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब a की जगह पे 1 का स्क्वायर और b की जगह पे 8 बटे अंडर रूट में 113 का वर्ग, सही है। सेम चीज नीचे भी है, तो आपने लिखा नीचे भी सेम चीज, कितना लिखा 1 का वर्ग माइनस 7 अपान अंडर रूट में 113 का वर्ग, सही चला। आगे सॉल्व करिए इसे,
1 का वर्ग कितना आया, 1 माइनस 8 टाए 64, और किसी भी रूट संख्या का अगर वर्ग करेंगे तो अंडर रूट केवल हटेगा। कैसे? मैंने कहा √2 का वर्ग, इसका मतलब है √2 गुणे √2। आप इसे लिख सकते हैं अंडर रूट में 2 क्रॉस 2, पेयर बना, बाहर कुछ बचा ही नहीं। ऐसे किसी भी संख्या का अगर वर्ग करेंगे तो वही संख्या रूट से बाहर निकल के आ जाएगी। सही है? तो आपने ऐसे लिखा इस फंक्शन को 113, और इसको लिख सकते हैं 1 - 7/113। सही है? मेरे सबसे दिक्कत जरा सा भी आपको नहीं होनी चाहिए। तो यहां देख लेते हैं, इसका रोल तो खत्म ही है। एलसीएम ले लेंगे। तो भाई एलसीएम कैसे लेंगे जब नीचे एक फंक्शन की है, एक फंक्शन की है ही नहीं, तो तिर्यक गुणा, इसका यहाँ इसका यहाँ, नीचे का आपस में, नीचे यहाँ मन मान लीजिए। तो आपने लिखा 113 - 64 बटे 113 बटे 113 - 7 बटे 113। सही है? अब देखिए 113 से 113 कटा, घटाई से 13 में से 4 गया, वैल्यू 9। सही है? यहां बचा 10 में से 6 गया, वैल्यू 49। नीचे ये 13, ये 13 में से 7 गया, वैल्यू 6, और यहां कितना बचा 106। सही है? कैंसिल आउट, तो 7 से देखिए कट रहा है, ये 7 1 में 7 नहीं कट रहा, तो इसका मतलब ये पूरा पार्टीशन हो गया आपका आंसर। सही है? देखिए प्रोसेस बिल्कुल आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है, अब जाकर के आपका आंसर, अब आप 1 नंबर पाएंगे। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में लिखा है कि tan a is equal to 1/√3, फाइंड द वैल्यू ऑफ और रेशियो ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। इसका मतलब ये है कि आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसमें पहला ये पूछा गया इसमें sin a cos c प्लस cos a sin c की वैल्यू है ना, दूसरा cos a cos c माइनस sin a sin c। तो अच्छी बात यह है कि नोट 2 यहाँ पे है, मतलब आपको जो एंगल निकालने हैं वो 2 जगह से, एक जगह से A से, एक जगह से B से, और उससे खास बात है कि केवल साइन और कॉस का जो है कंपोनेंट ही आपको आंसर में कंसीडर करना है। तो इस चीज को लेकर जरा सा भी जो है समस्या होने वाली आपको नहीं है। सही है? चलिए आते हैं। सबसे पहले तो जब भी वैल्यू फाइंड आउट करने की बात करेगी तो उसमें ट्रायंगल का रोल अहम रहेगा। भाई जब तक आप त्रिभुज बनाएंगे नहीं, उसका एनालिसिस करेंगे नहीं, तो वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते आप क्वेश्चन में। ठीक है? तो सबसे पहले आपने एक त्रिभुज का निर्माण किया क्वेश्चन में, और कैसा ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब एक कोण इसमें समकोण होना चाहिए। तो आपने कहा 90 डिग्री। नामकरण कर दीजिए इसमें ए बी, और ये पार्टीशन हो गया सी। ठीक है? अगर हम tan a की बात करें क्वेश्चन में, तो आप ये कह सकते हैं कि tan a बराबर क्या होता है। तो मैंने कहा कि अगर लाल बट्टे कक्का का रेफरेंस लें LAL बट्टे KKA, तो तीसरा इसमें है tan वाला पार्टीशन, तो L बट्टे A। तो आप कह सकते हैं कि अगर हमें tan A निकालना है तो L बाई A लंब बटे आधार, मतलब 1 लंब है और √3 आधार है। तो मैंने क्या कहा कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो उस कंडीशन में पृथ्वी के समानांतर जो एक्सिस रहेगी वह क्या कहलाएगी? आधार। तो देखिए इसमें आधार √3 हो जाएगा, लंब शेष ये हो गया, और 90 इसके सामने की भुजा कर्ण। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो आप ये कह सकते हैं कि इस बार आपको कर्ण की भूमिका निकालनी है। सॉरी, ये हो गया आधार हो गया, और वो वाला पार्टीशन हो गया लंब, ये हो गया लंब, और आपको कर्ण यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं। ठीक है? तो जब भी कर्ण फाइंड आउट करने की बात करेंगे आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। सिंपल सी बात है, मैंने सारे क्वेश्चंस में वही अप्लाई किया। मैंने कहा कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के एनालिसिस के लिए जरूरी है कि आपके पास पाइथागोरस थ्योरम की कंडीशन अवेलेबल रहे, मतलब एक एंगल राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, कि एक समकोण त्रिभुज होना चाहिए। ठीक है? चलिए, तो आपने पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल किया, तो आप सीधे लिख सकते हैं कर्ण बराबर अंडर रूट में आधार का वर्ग और प्लस लंब का वर्ग। सही चल रहा है? आधार की वैल्यू की बात करें तो आप कहेंगे अंडर रूट 3 का वर्ग, और प्लस लंब की बात करें तो आप कहेंगे 1 का वर्ग। सही है? कोई समस्या है नहीं क्वेश्चन में, चीजें आसान है बिल्कुल प्रीवियस जो है लेक्चर की तरह। किसी भी रूट सेक्शन का वर्ग करेंगे तो वो संख्या रूट से बाहर आ जाएगी, यही बताया गया है। इसका मतलब है कि √3 का अगर वर्ग आपने किया तो वैल्यू आ गई 3, और 1 का वर्ग किया तो वैल्यू आई 1। इसका मतलब है
अंडर रूट में 4 और अंडर रूट 4 का जो वर्गमूल होगा वो होगा 2। इसका मतलब ये है कि कर्ण की जो वैल्यू आई वो कितनी आएगी, 2 आई। ठीक है, आपने कर्ण निकाल लिया। देखिए फार्मूला यहाँ पे चाहे तो एप्लीकेबल कर सकते हैं आपकी साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, वो एक्चुअली फार्मूला है साइन ए प्लस बी का। ठीक है ना, लेकिन तब भी अभी बच्चों को समस्या है कि भाई साइन ए कौन सा एंगल है, साइन बी कौन सा एंगल है। ठीक है, तो अगर आप वहां फंस रहे हैं तो फिर पूरे प्रोसेस पर ही काम कर लीजिए। आपको ये कर्ण निकालना था, आपने कर्ण कंसीडर कर लिया है इसमें। ठीक है, चलिए अब हमें जो फाइंड आउट करना उसकी बात करेंगे। इसको मिटा दे रहे हैं थोड़ा सा। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन ये है साइन ए कॉस सी। ट्रायंगल तब भी आपको बनाने पड़ेंगे, लेकिन एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं। दोनों क्वेश्चन हमको सॉल्व करने हैं। आपने क्या लिखा, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। एक एक क्वेश्चन उठाएंगे हम, अपना राइट ट्रायंगल ही बना लेते हैं। क्या था ये, आपने त्रिभुज बनाया था, सही था। आधार की वैल्यू √3 थी, इसकी वैल्यू 1 थी और इसकी वैल्यू आपने निकाला था, ये वैल्यू 2 थी। ठीक है, बार बार यहाँ नहीं लिखेंगे कि ये आधार है, ये लंब है, ये कर्ण है। वो एक क्वेश्चन में एनालिसिस की जाती है, वो मैंने करवा दिया आपको। ठीक है, चलिए साइन ए की वैल्यू निकालें, नामकरण कर दीजिए इसका ए बी सी। देखिए बच्चे एक ही जगह, मेरा मानना है कि बच्चे केवल एक ही जगह फंसते हैं, वो साइन ए की जगह ही कॉस सी की वैल्यू भी कैलकुलेट करने लगते हैं, जो कि गलत है ना। ए का मतलब है कि आपने ए को एंगल मान के आंसर कंसीडर किया है, सी का मतलब है कि आपने सी को एंगल मान करके आंसर कंसीडर किया है। ठीक है, तो इस चीज को लेके परेशान मत होइएगा कि ए आ गया। क्या आपके दिमाग में ये रहता है क्या साइन ए का हमने कॉस सी का एनालिसिस कर दिया, क्या वो सही है? बिल्कुल सही नहीं। जब नोड ही आपका कंफर्म नहीं है तो एंगल कहां से सही होने वाला है? सही है, चलिए तो साइन ए एक बार एंगल आप मान रहे हैं, आपने साइन ए को कहा कि एक बार हम इसे एंगल मानेंगे, मान लेते हैं एंगल, है ना। अगर आप साइन ए को एंगल मान रहे हैं तो देखिए क्या क्या आपको निकालने पड़ेंगे, साइन ए और कॉस ए, दो वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो आपने पढ़ा कि अगर हमें साइन ए चाहिए, साइन ए बराबर, तो आप कहेंगे लंब बटा कर्ण, भाई एल ए एल बटे के से लंब और बटा कर्ण, इसकी वैल्यू आई 1/2। ठीक है, कॉस ए की भी निकालते चलते हैं साथ में। कॉस ए की आधार बटा कर्ण, आधार की वैल्यू है √3 और कर्ण की वैल्यू है 2। दो वैल्यू आपकी निकल आई फार्मूले के हिसाब से। हमें जो चीजें फाइंड आउट करनी रहे वही फाइंड आउट करिए, फालतू के एनालिसिस आप क्वेश्चन में नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अभी क्या आपको चाहिए, कॉस सी साइन सी, ये भी चाहिए, तो आपने यहां पे लिखा साइन सी। अब देखिए साइन सी की कंडीशन में एंगल ये नहीं रहेगा, एंगल ये हो जाएगा आपका। मैंने क्या कहा कि जब भी ट्रिग्नोमेट्रिकल एनालिसिस कर रहे हो, जिस नोड को आप मान रहे हैं, आपने ए माना तो आधार ये था, आप सी मानेंगे तो आधार ये हो जाएगा। हाँ, कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं, कर्ण जो है वो बना रहेगा, क्योंकि कर्ण का मतलब साफ है कि सबसे बड़ी भुजा त्रिभुज की, वो यहाँ परिवर्तित नहीं हो रही। केवल आधार लंब, लंब आधार में कन्वर्जन हो जाएगा नोड बदलते वक्त। ठीक है, तो अगर साइन सी की बात करें तो ये आधार हो गया और साइन सी का फार्मूला है लंब बटे कर्ण। भाई लंब इस कंडीशन में √3 और कर्ण क्या है 2, तो आप लिखेंगे √3/2। सही है, साइन सी हो गया। कॉस सी की बात कर लें, कॉस सी के लिए आधार आधार बटे कर्ण, तो आपने फिर से लिखा 1/2। ये पूरे प्रोसेस आपने कंसीडर कर लिया। ठीक है, तो त्रिभुज की जो संरचना थी वो ये बनाने में काम है। अभी भी आप नंबर नहीं पाएंगे, अभी भी आप अगर सोच रहे हैं कि एक नंबर आपको मिल जाएगा, वो नहीं मिलेगा, आधा नंबर भी नहीं मिलेगा। स्टेप मार्किंग का जमाना गया है ना, आपको सीधे आपका एक नंबर में आपसे सीधे आंसर मांगा जाएगा। वो देखिए जो आपसे पूछा उसने एग्जाम में, वो आपने तो किया ही नहीं अभी तक, आप पूरा आंसर लाके दिखाइए एग्जामिनर को। चलिए वैल्यू पुट करेंगे इसमें। साइन ए की बात करें तो आप कहेंगे 1/2, कॉस सी की बात करें तो आप कहेंगे इनटू 1/2। देखिए सही चल रहा है। चलिए प्लस कॉस ए की बात करें तो आप लिखेंगे √3/2 और साइन सी की बात करें तो इसको भी आप लिखेंगे √3/2। भाई सबसे कोई समस्या है नहीं आपको। आगे अंश का अंश में, हर का हर में, 2 दूना 4, किसी भी रूट संख्या का उसी रूट संख्या में गुणा करेंगे तो रूट बाहर, मतलब रूट खत्म हो जाएगा, संख्या बचेगी। तो आपने लिखा 3/4।
देखिए दोनों के हर समान है, तो आपने लिखा 4, 1 + 3 इज इक्वल टू 4 + 4 कैंसिल आउट इज इक्वल टू 1। सही है। तो आप इसमें देख सकते हैं, मेरे हिसाब से इसमें कुछ फंसने वाली चीजें थी नहीं, अपना अपना एनालिसिस है इसमें, आप कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं। सही है। तो ये हो गया पहला आंसर। ठीक है। अब आप ये देखिए कि क्या दूसरे क्वेश्चन को लगाने के लिए आपको अलग से एनालिसिस करने पड़ेंगे? नहीं करने पड़ेंगे। अच्छा, क्यों नहीं करने पड़ेंगे? देखिए आपने वैल्यू जो निकाली है इसी में सारे एनालिसिस दिए गए हैं, मतलब आप क्वेश्चन रखिए, वैल्यू पुट करिए, आपका आंसर। सही। तो अब दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी देख लेते हैं फटाफट। इसमें दूसरा क्वेश्चन आपका क्या था? इसमें ये cos A, आपने लिखा cos A cos C माइनस sin A, और ये हो गया sin C। सही। वैल्यू पुट करिए। cos A की वैल्यू है √3/2, तो आपने लिख दिया √3/2। cos C की वैल्यू है 1/2, तो 1/2 माइनस sin A की वैल्यू है 1/2 और sin C की वैल्यू है √3/2। सही है। आपने प्रोसेस पूरा कर दिया, कोई समस्या थी नहीं इसमें। अब ये हो गया √3/4 माइनस √3/4। देखिए इसका ऊपर गुणा, इसका ऊपर गुणा, इसका ऊपर गुणा, इसका ऊपर गुणा, √3/4 √3/4, मतलब सेम संख्या में से सेम संख्या घटाएंगे, वैल्यू 0। ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है इस टाइप क्वेश्चन, और मेरा मानना है कि इस टाइप क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, वो इसलिए क्योंकि ये टाइम टेकन है। दूसरी बात, फार्मूले का इस्तेमाल आप करना जानते हैं तो उसको भी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे वही पूछे जाएंगे जिसमें ज्यादा समय लगता हो और थोड़े से कहीं ना कहीं पेचीदे हो। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन में थोड़ा सा परिवर्तन है। क्वेश्चन ये कहा गया है sec थीटा इज इक्वल टू फाइंड ऑल वैल्यू रेशियो ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हालांकि ऐसा है नहीं, क्वेश्चन हो सकता है ऐसा ना पूछा जाए, बट ट्रिग्नोमेट्री है तो कुछ कहा नहीं जा सकता, कहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो जाएंगे इस चीज के बारे में कोई गारंटी नहीं। चलिए, तो सबसे पहले आपने ट्रायंगल बनाया, त्रिभुज मस्ट है इसमें बनाना, तो आपने त्रिभुज बना दिया ट्रायंगल ऐसे। ये एक ट्रायंगल हो गया आपका। ठीक है। अब आपने देखा कि इसने थीटा की बात की, एक 90 अंश का नामकरण कर दीजिए, ए बी और सी। एक एंगल इसमें 90 डिग्री का है तो आपने इसे 90 डिग्री बना दिया। सही है ना नाम। अब देखिए सेक थीटा की बात करें तो फिर से आप लाल बट्टे कक्का पर कंसीडर हो जाते हैं, एल ए एल बट्टे के ए। ये देखिए साइन के लिए, कॉस के लिए, टेन के लिए नीचे से, कॉट के लिए, और दूसरा वाला पार्टीशन नीचे से सेक के लिए है। तो आपने कहा कर्ण बटे आधार, इसका मतलब है सेक थीटा अगर आप कहते तो कहते कर्ण बटा आधार, यही है ना। और आप इसे कह सकते थे कि कर्ण का मतलब 2, और जब कुछ नहीं है तो उसके नीचे आप आराम से 1 मान सकते हैं। सही। देखिए प्रीवियस एक क्वेश्चन आपने ऐसा एनालिसिस किया, वहां पे आपने कर्ण निकाला है, तो इस चीज को लेकर परेशान नहीं होना है आपको। अब कर्ण इसमें 2 है तो आपने कर्ण 2 बना दिए, ये 2 है, ये कर्ण हो गया 90 अंश के सामने की भुजा। आधार आप कहेंगे ये 1 है। बचा क्या? आपको लंब की वैल्यू कंसीडर करेंगे, ये लंब की वैल्यू आपको चाहिए। तो सबसे पहले फार्मूला लगा लें। फार्मूला होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग। सही चल रहा है। आपको लंब चाहिए तो आप इसमें लिखेंगे कर्ण का वर्ग, ये कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग बराबर लंब का वर्ग। केवल आपको लंब चाहिए तो आप लिखेंगे कर्ण का, देखिए कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग बराबर लंब। चूंकि हमने यहां से स्क्वायर हटा दिया, हमको लंब ही चाहिए, लंब स्क्वायर नहीं चाहिए, तो आपने इस पूरे स्क्वायर हटाने की वजह से पूरे पार्टीशन को अंडर रूट में कर दिया। सही है। अब कर्ण की वैल्यू 2 है तो आपने 2 का वर्ग किया, आधार की वैल्यू 1 है, 1 का वर्ग किया अंडर रूट में, बराबर हो गया लंब। सही चल रहा है। 2 दूना 4 माइनस 1 और बराबर हो गया लंब। सही है। और 4 में से 1 गया वैल्यू 3, किसके अंदर? रूट के अंदर, आपने रूट के अंदर कर दी, और बराबर लंब। मतलब लंब की वैल्यू आपकी आ गई, कितनी आई? √3। तो आपने यहां पे लिख दिया अंडर √3। वैल्यू ही फाइंड आउट करना था, वैल्यू आपने फाइंड आउट कर दिया है। तो नेसेसरी कंडीशन है कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में
राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढना पड़ेगा और पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल करने पड़ेंगे। ठीक है, वो चीजें देखिए आपने कर दी। अब इसने कहा फाइंड ऑल वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल, आपको जितने ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की वैल्यू है उसको निकालनी है। तो सेक ऑलरेडी है, अब फटाफट लिख लीजिए, कोई दिक्कत तो है नहीं है, अब तो आ ही जाएगा। चलिए क्या लिखेंगे आप, सबसे पहले लिखेंगे साइन थीटा, फिर क्या लिखेंगे कास थीटा, फिर टेन थीटा, सही चला ना, फिर कॉट थीटा, सेक थीटा आ गया, फिर आप लिखेंगे कॉसेक थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा के लिए आपने लिखा लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार, कॉट के लिए उल्टा आधार बटा लंब, सेक निकल गया है, और कौशिक के लिए कर्ण बटा लंब। ठीक है ना, चीजें आसान है, फटाफट रखिए वैल्यू। लंब √3 बटे कर्ण 2, पहली वैल्यू आई आपकी। अगला आधार बटे कर्ण बराबर 1/2, दूसरी वैल्यू। लंब बटे आधार, तो आप इसे लिखेंगे, देखिए लंब ये है, आधार ये है, तो √3/1, या फिर इसे कह सकते हैं √3, बिल्कुल जैसे सेक थीटा की वैल्यू दी गई थी। आगे कॉट थीटा, तो भाई आधार बटा लंब, आप लिखेंगे आधार 1 है, लंब √3। कॉसेक थीटा कर्ण बटा लंब, तो आप कहेंगे कर्ण कितना है 2 है, लंब कितना है √3। ठीक है, तो ये सारे के सारे एनालिसिस आपको फाइंड आउट करने थे, जो किया बड़ा आसान है, केवल आपको एक वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की निकालनी पड़ेगी। अगर वो निकाल पाए आप अच्छे से और एक लिमिटेड टाइम पीरियड में, तो मेरा मानना है कि इसको निकालने में 20 सेकंड से भी कम समय आपको लगेगा। ठीक है, अलजेब्रिक फंक्शन है और यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा पुटअप होने लगे, वो इसलिए क्योंकि यहाँ का कैलकुलेशन एग्जामिनर को लगता है कि पेचीदा है नहीं, लेकिन लगता है कि यहाँ से थोड़ा सा बच्चे फंसेंगे, क्योंकि आप 5×5=25 आसानी से कर सकते हैं, लेकिन आपसे कहा गया है x/3 का होल क्यूब, तो थोड़ी सी समस्या आप वहाँ पे झेलते हैं, इस वजह से यहाँ से क्वेश्चन बनाए गए। प्रॉपर्टी सेम है, प्रॉपर्टीज में नो मॉडिफिकेशन, जैसे क्वेश्चन लगते हैं वैसे ही लगाना आपको, ऐसा नहीं कि इसने अब क्या दे दिया हम कहाँ से लगाएं, सिंप्लीफाई करें कुछ और करें, कोई मतलब नहीं है। आप पे आप जैसे फार्मूला इस्तेमाल करते थे कि अगर मैंने लिखा cos थीटा बराबर 3/4, तो वहां पे आप क्या थे, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, 3 को आधार मानते थे, 4 को कर्ण मानते थे। सेम कंडीशन यहाँ पे कि ऊपर वाले पार्टीशन को जो दिया रहेगा वो मानेंगे, नीचे वाले पार्टीशन को जो दिया रहेगा वो मानेंगे। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले आपने ट्रायंगल बना लिया, आपने एक त्रिभुज का निर्माण कर लिया, वो मस्ट है। देखिए जितना लंबा इंट्रोडक्शन रहेगा उसका क्वेश्चन का आंसर उतना ही शॉर्ट फॉर्म में आपको सॉल्व करने हैं, है कि नहीं। चलिए तो आपने किसी को मान लिया, यहाँ A है, B है और ये C है, ये 90 डिग्री। tan A, तो tan A की अगर हम वैल्यू की बात करें, देखिए tan A का मतलब फार्मूला लाल बटे कक्का से अगर आए तो LAL बटे K के लंब बटा आधार, यही इसका मतलब लंब यहाँ पे है 2xy और आधार है x² माइनस y²। एक ही पॉइंट था इसका, आप इसको इस रूप में कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ ये लंब 2xy है, तो ये लंब है 2xy, आधार है x² माइनस y², सही है ना। देखिए भाई लंब इसे आपने माना है तो 2xy लंब हो गया, नीचे वाला आधार है तो आपने इसको आधार की जगह पे लिख लिया। अब आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए कर्ण। तो यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम आपने लिखा कि अगर आपको कर्ण चाहिए, फार्मूला तो ये है कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। केवल आपको अगर कर्ण चाहिए तो आप इसे अंडर रूट में कर देंगे, आधार का वर्ग और प्लस लंब का वर्ग, सही चला ना। चलिए वैल्यू रखिए इसमें, आधार की वैल्यू कितनी है, आप कहेंगे आधार है x² माइनस y² का होल स्क्वायर, ये तो है आधार टोटल ये है, और चूंकि स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दिया। लंब की बात करें तो आप लंब के लिए लिखेंगे 2xy का होल स्क्वायर। आप डरिए मत इन चीजों को लेकर के कि नहीं काफी पेचीदा हो जा रहा है, कुछ भी पेचीदा नहीं है, बिल्कुल आसान है। और मेरा मानना है कि अरिथमेटिकल फंक्शन से कहीं ज्यादा आसान अलजेब्रिक फंक्शन है, ठीक है ना। तो आपने क्या किया, आधार की जगह पे आधार की वैल्यू रखी, स्क्वायर लगा था स्क्वायर लगाया, लंब की जगह पर लंब की वैल्यू रखी, स्क्वायर लगा था स्क्वायर लगा दिया, सही है। चीजें हैं कि अब इसको ब्रेक करना है, तो फार्मूला अगर आपको पता है तभी आप चीजें ब्रेक कर सकते हैं, नहीं तो आपको फैक्टराइजेशन फॉर्म में जाना पड़ेगा, वो काफी पेचीदा हो जाएगा। देखिए कैसे लगाएंगे,
ये देखिए ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर से ये है a और ये है b, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फार्मूला ये। अब उस रूप में आपको लिखना है, तो एक बार आप देख लीजिए इस चीज को, अगर आपको थोड़ा सा डर लग रहा है जो कि लाजमी है। कैसे लिखेंगे इसे, ये देखिए ऐसे लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, समझ लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे। ये पूरा a है और ये पूरा b है ना। तो आपने फार्मूले के हिसाब से चीजों को ब्रेक करने का प्रयास किया। a का मतलब है एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, a स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर का मतलब है y स्क्वायर का स्क्वायर, माइनस 2a का मतलब एक्स स्क्वायर, b का मतलब y स्क्वायर। अब देखिए जब भी दो घातांक आपस में ऐसे दिए गए हो ब्रैकेट्स फॉर्म में, आप घातांकों का आपस में गुणा करवा दीजिए, इसका मतलब है 2 दूना 4 x के पावर 4, यहां देखिए 2 दूना 4 y के पावर 4, ठीक है, माइनस 2। अब इसका गुणा नहीं करवा सकते आपस में, क्यों नहीं करवा सकते, क्योंकि x और y दोनों अलग अलग चर राशियां हैं, और आप चर राशियों में भी प्रॉपर्टीज क्या लगाएंगे कि समान चिन्हों को आप जोड़ सकते हैं, समान चिन्हों को घटा सकते हैं, समान चर राशियों को ही जोड़ सकते हैं, समान चर राशियों को ही घटा सकते हैं, है ना। तो आप इसे जैसे हैं वैसे लिखेंगे, मतलब इस पूरे फंक्शन की जगह पे आप ये फंक्शन लिखेंगे, सही है। मेरे हिसाब से डाउट थोड़ा सा कम हुआ होगा आपका। चलिए, तो आपने क्या लिखा, इस पूरे फंक्शन की जगह पे लिखा x के पावर 4 प्लस y के पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर y स्क्वायर, सही है। मजा आएगा क्योंकि सेटिंग का क्वेश्चन है, इतना आसान भी नहीं। यहां देखिए, यहां तो केवल एक पद है, तो प्रत्येक पद का जब स्क्वायर है तो प्रत्येक पद का स्क्वायर करिए, 2 दूना 4, ये देखिए क्या लिखा मैंने, 2 दूना 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर, y का स्क्वायर y स्क्वायर। अब अगर जिनको यहां समस्या वो यहां देखेंगे बगल में कैसे आएगा ये, आप इसे लिखेंगे 2xy का होल स्क्वायर, तो 2 का वर्ग 4, x का वर्ग x स्क्वायर, y का वर्ग y स्क्वायर, जो चीजें मैंने यहां लिखी, सही है। चलिए इतना आपने कर दिया, आगे अब देखिए क्या इसमें कुछ चीजें घट रही हैं, कुछ चीजें घट रही हैं, अगर होता है तो उसको उनको परफॉर्म करना पड़ेगा। मैंने यहां पे लिखा अंडर रूट में, सही है। देखिए x 4 और कहीं है, नहीं है, जैसे उसको ऐसे छोड़ दीजिए, सही है ना। y4 और कहीं है, नहीं है, आपने जैसे चाहा वैसे छोड़ दिया। अब समस्या फंसी, क्या समस्या फंसी कि आप अंक मत देखिए 2 है कि 4 है, डजंट मैटर। आप ये देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यहाँ है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यहाँ है, दोनों ही सजातीय पद हैं, और जब भी विपरीत चिन्ह होगा सजातीय पद आपस में घटेंगे, समान चिन्ह होने पर सजातीय पद आपस में जुड़ेंगे। तो ये प्लस में है, ये माइनस में है, विपरीत चिन्ह होने पर घटाइए, 4 में से 2 गया, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, बड़े अंक के साथ क्या है, प्लस है, तो बड़े अंक के साथ जो चिन्ह रहेगा उस चिन्ह को आप यहां पे लेंगे, ठीक है। इतना काम हो गया। अब समस्या अब भी है, मुश्किल है, क्योंकि आपने यहां तक तो कर दिया, इसके आगे का फिनोमेना आप भूल गए, कैसे लगाएंगे। तो आपको यह समझ में आना चाहिए, फार्मूला आप क्रिएट कर रहे हैं तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि जब आपने प्रीवियस में किया था, इधर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का जब होल स्क्वायर आप कर रहे थे तो वैल्यू क्या आई थी, एक्स के पावर 4 वाई के पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर। मतलब अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर का आप फार्मूला देखें तो परिवर्तन कहाँ है, माइनस 2ab की जगह पे प्लस 2ab है, और देखिए यहाँ पे वही चीज आपको मिल रही, मतलब एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, अगर इसका ओवरऑल होल स्क्वायर कर दें तो हमें मिलेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए ये आपको अलग से नहीं याद करने थे, क्वेश्चन में मेंशन है, एक बार आप लगा चुके हैं कि अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर हम कर रहे थे तो वैल्यू आ रही थी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, लेकिन अगर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएं तो फॉर्मूला आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सही है। चलिए यहां देख लेते हैं कैसे लगाएंगे इसे, थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लें। मैंने इसको लिखा ऐसे, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस 2ab, मतलब इस पूरे फंक्शन की जगह पे हम लिख सकते हैं ये है a और ये है b, तो मैं लिख सकता हूं a प्लस बी का होल स्क्वायर। थोड़ा टफ है,
लेकिन यकीन मानिए आप कोशिश करेंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। इस कुछ ना कुछ सेटिंग के क्वेश्चन दे दिए जाते हैं और फाइनली मैंने एक आध क्वेश्चन पुट अप कर लिया जो सेटिंग का था, जिससे आप ये ना पेपर टाइम पीरियड में फंसे, इसलिए इस टाइप क्वेश्चन उठाना बेहद जरूरी था, इसलिए मैंने उठाया। ठीक है, चलिए अगर किसी भी रूट को हटाना है तो अगर पावर 2 है तो फंक्शन कैंसिल आउट हो जाए। कैसे कैंसिल आउट होगा? किसी भी रूट संख्या का मतलब क्या हुआ? उसके घातांक आधा। तो आप इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पावर 2 था ऑलरेडी, और अगर रूट हटा रहे हैं तो इसके पावर आधा। सही है ना? मैंने क्या कहा कि ये दो वाला पार्टीशन आपस में कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या? बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आई? कर्ण की वैल्यू आई। ये ना, ये किसकी वैल्यू आई? कर्ण की वैल्यू आई। आपको अभी तक कर्ण निकालना, देखिए अभी आप इस पर नहीं पहुंच पाए, आपने अब जाके कर्ण निकाला, मतलब कर्ण आपने निकाल लिया, अब आपको साइन ए प्लस कॉस ए की वैल्यू निकालनी है, वो आसानी से कंसिडर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इतना मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। देखिए अगर डाउट है तो वीडियो को स्लोली आप जो है बाद में भी चेक कर सकते हैं अच्छे से। इस चीज का ध्यान रखिएगा कि सेटिंग के क्वेश्चन ये हैं और वो अब प्रतियोगी परीक्षाओं से लेकर के प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। सही, चलिए कर्ण की आपने वैल्यू निकाल दी है। अब बात करते हैं हमें जो एक्चुअल में फाइंड आउट करना था, उस फंक्शन की बात करेंगे। आपने ट्रायंगल बनाया हुआ था, एक बार फिर से बना लेते हैं। देखिए लंब की वैल्यू 2xy थी, आधार की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और कर्ण की वैल्यू आपने निकाल ली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया? हम निकालेंगे साइन ए, तो आपने साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण होता है L बाई के, तो आपने 2xy बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रखा। सही चला? फिर cos ए आप निकालते, cos ए होता है आधार बटा कर्ण, इसकी वैल्यू होती एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इन्होंने कहा प्लस निकालिए, तो आप लिखते साइन ए प्लस कॉस ए, तो वैल्यू आती 2xy अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चीजें नीचे सेम है तो कोई परिवर्तन नहीं, आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जब लासा सेम हो तो ऊपर वाली चीजें जैसे हैं वैसे लिख दीजिए 2xy प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये पूरा पार्टीशन हो गया आपका। और भी मॉडिफिकेशन किया जा सकता है इसमें, लेकिन कोई मतलब है नहीं। ठीक है, तो ये यहाँ पे जाकर के आपको क्वेश्चन डाइंड होता है। देखिए क्वेश्चन देखने में जरूर टफ है, और मेरा मानना है कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं कैलकुलेशन के मामले में थोड़ा सा पेचीदा है, लेकिन इतना नहीं कि आपको समझ में ना आए या फिर आप पेपर टाइम पीरियड में लगाना पाए। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें ये लिखा है कि इन ट्रायंगल ABC द राइट एंगल हैज √3 इज इक्वल, ये एट पॉइंट C, या फिर कह सकते हैं एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री इफ tan A बराबर 1/√3, यदि tan A की वैल्यू 1/√3 हो और tan B की वैल्यू √3 हो, देन सो दैट, तो आप प्रूफ करिए sin A cos B प्लस cos A sin B इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्वेश्चन में जरा सा भी दम नहीं है, इसलिए मैं कहता हूं एक पैर आपका आगे बढ़ाना बेहद जरूरी। आप एक स्टेप जैसे ही आगे बढ़ेंगे आपको तुरंत आइडिया आ जाएगा कि इसने केवल फालतू की स्टेटमेंट दिए है, क्वेश्चन में जरा सा भी दम नहीं। ठीक है, आए क्वेश्चन पे। चलिए आप पहला प्रिपेयर, देखिए आप ये मत देखिए कि tan A दिया है tan B दिया, मैं मान लेता और भी एनालिसिस दिए होते, डजंट मैटर। आप पहला काम ट्रायंगल बनाएंगे, तो मैंने सबसे पहला काम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक ट्रायंगल का निर्माण कर लिया। अब सवाल ये है कि प्रत्येक जगह पे B समकोण था, लेकिन यहाँ पे कोण C समकोण है, तो आपने C को 90 कर दिया, तो बचा क्या? A और B, तो आपने A को यहाँ कर दिया, B को यहाँ कर दिया। किसी को भी आगे पीछे कर सकते हैं, आप B को इधर कर लीजिए, A को उधर कर लीजिए। ओके, अब एनालिसिस देखते हैं। tan A की बात करें, यही देख लेते हैं। आपने कहा कि अगर tan A है तो इसका मतलब ये है कि 1/√3, और लाल बट्टे कक्का से आप कहेंगे L/A, मतलब लंब बटे आधार। अच्छा एक क्या है? देखिए अगर एंगल A आप मान रहे हैं तो एक लंब है, यही ना, और आधार क्या है? √3 आधार है। सही चला? समझिएगा क्वेश्चन में जरा सा भी दम नहीं, केवल स्टेटमेंट देख के हमको फंसा रहा है। एक क्या है? यहाँ पे लंब है और √3 क्या है? आधार है। सही है ना? अब
आपको कर्ण की भूमिका चाहिए। एक बार दूसरा भी चेक कर लेते हैं कि अगर आपने tan b माना, आपने अगर इसको एंगल माना, देखिए आपने लिखा tan b बराबर, तो ये है √3 और चूंकि बटे 1 मान लेते हैं तो ये भी है लंब बटे आधार। क्या देखिए tan b अगर माना है तो लंब ये है, √3 है, √3 है, आधार क्या है 1 है, आधार आपने 1 मान। तो मतलब नोडों की परिवर्तन पे एग्जैक्ट वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं आता। ये कहने की चीजें सही हैं और प्रूफ भी चीजें हो रही हैं। देखिए tan a में आपने एनालिसिस किया और इत्तेफाक नहीं है, हकीकत है, फैक्ट भी है कि आपको tan a के जो एनालिसिस हैं वो tan b में भी मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। केवल परिवर्तन क्या है, नोड का परिवर्तन है। सही है, तो नोड के परिवर्तन से हमें कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं क्वेश्चन में। क्लियर है? चलिए अब आपको वैल्यू निकालनी है फटाफट। आप एक बार साइन a से निकाल लेंगे तो आप देखिए tan a की कंडीशन में अगर ये एंगल है तो आपने लिखा आपको क्या चाहिए, साइन a चाहिए, आपने लिखा साइन a। अगर यहाँ पे है, अच्छा इसमें अभी भी आपको कर्ण निकालना था ना, तो कर्ण आप निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे, आपने लिखा कर्ण बराबर अंडर रूट में लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। देखिए बार बार मैं ऐसे नहीं करूंगा कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, नहीं, कर्ण आपको चाहिए तो सीधे फंक्शन, पूरे फंक्शन अंडर रूट में स्क्वायरिंग फॉर्म विद एडिशन टर्म। ठीक है, एक निकाल लीजिए क्योंकि कर्ण तो किसी भी कंडीशन में परिवर्तित नहीं होगा। आप ये सोच रहे हैं कि नहीं आप एक बार a के लिए निकाले एक बार b के लिए, नहीं, मैंने कहा कि कर्ण वह मान है जो त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा हो और दोनों ही कंडीशन है, एंगल आप चाहे a ले हो चाहे b ले हो, कोई जो है भी आप एंगल कंसीडर कर रहे हैं तो उस कंडीशन में कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। सही, चलिए तो लंब कितना है किसी को ही मान लेते हैं, आपको कड़ी तो निकालना है। मैंने माना लंब √3 है तो √3 का वर्ग और प्लस आधार 1 का वर्ग कर दिया आपने। कितना आई वैल्यू, आपने कहा कि √3 का वर्ग हो गया 3 और 1 का वर्ग हो गया 1, √4 की वैल्यू 2। मतलब कर्ण की जो वैल्यू आई, कर्ण की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई, 2 आ गई। अब आप इसका एनालिसिस आपके लिए खत्म। ठीक है, आपको वैल्यू निकालनी है, फटाफट वैल्यू निकाल लेते हैं। इसमें आपने लिखा कि किसकी वैल्यू चाहिए, यहां देख लेते हैं साइड में, नहीं तो यही देख लेते हैं। आपने लिखा साइन a बराबर, अगर साइन a ये है तो देखिए लंब 1 है और बटे कर्ण कितना है 2, तो 1/2। प्रोसेस बिल्कुल आसान है, आप चाहे a से निकालिए चाहे b से निकालिए, कोई दिक्कत नहीं। आपको ये नहीं समझना लंब कौन सा आधार कौन सा है, उसने प्रोसेस केवल परिवर्तित कर दिए और चीजें वही हैं। ठीक है, a मानेंगे तो लंब सामने वाला, b मानेंगे तो लंब उसके सामने वाला, है ना। चलिए साइन a निकाल लिया, cos a की जरूरत है तो आपने cos a भी कंसीडर कर लिया। आधार मतलब √3 और बटे कर्ण का मतलब हो गया 2, आपने इसको निकाल लिया। सही है, आगे यहीं पे देख लेते हैं इसको। क्या चाहिए आपको, cos b sin b। आपने लिखा cos b बराबर, देखिए cos b यहाँ है, जब भी आपको निकालना तो आप देखते रहिए क्या क्या आपसे पूछा जाए। cos b यहाँ है और इस कंडीशन में जिस पॉइंट पर आप हैं उससे सटी हुई पॉइंट आपकी आधार कही जाएगी। मतलब ये यहाँ पे आधार, तो cos का फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण, तो आप लिखेंगे आधार और कर्ण की भूमिका में 2। ठीक है, साइन चाहिए तो आपने लिखा साइन b बराबर, यहाँ पे आप हैं लंब तो मैंने कहा लंब सामने वाला √3, तो आपने लिखा √3 और बटे कर्ण जो है कितना आ गया 2, तो पूरी वैल्यू आपने निकाल ली। अब क्या करना है, वैल्यू को पुट कर दीजिए। साइन a, तो साइन देखिए कितना है 1/2, तो आपने लिखा 1/2। cos b की वैल्यू 1/2, इसको भी आपने लिखा 1/2। सही चल रहा है, प्लस cos a √3/2 कर दिया आपने। साइन b इसको भी √3/2 कर दिया। एक क्वेश्चन मैंने लगाया है ऐसे, पता नहीं वही क्वेश्चन रिपीट हुआ कि नहीं, मेरे हिसाब से रिपीट तो नहीं है लेकिन क्वेश्चन सेम है। चलिए आपने सामने का सामने गुणा करा दिया, 1/4 प्लस √3/2 दूना 4। सही चल रहा, तो आप इसे लिख सकते हैं, देखिए √3 का वर्ग करेंगे 3 हो जाएगा, तो ये हो गया 4, 1 + 3, आप इसे लिखेंगे 4/4, कैंसिल आउट करेंगे वैल्यू पर और RHS में वही चीजें प्रूव करेंगे। तो काम आसान है, एक आप पैर आगे जरूर बढ़ा के चलेंगे तो आपको चीजें आपको आसानी से कंसिडर हो जाएंगी। उसके लिए जरूरी है आपको थोड़ी सी मेहनत करने की। डरिएगा मत क्वेश्चन लेकर के, इतना बड़ा क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का, इतना बड़ा क्वेश्चन है ज्योमेट्री का, डजंट मैटर, क्वेश्चन लाख बड़े हो
आप एक कदम जैसे ही बढ़ाएंगे आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन के बारे में जरूर पता चल जाएगा। इस चीज के लिए निश्चिंत रहिए, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि cos थीटा इज इक्वल टू 1/√7, देन प्रूव दैट cosec थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा अपॉन cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -3/4। तो दो चीजें यहां से हैं, फार्मूले बेस से भी निकाल सकते हैं। आपको फार्मूला आना चाहिए cos थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बराबर क्या होता है, वो लंब बटे कर्ण नहीं, कुछ अतिरिक्त, है ना। लेकिन फिर भी अगर आपको आसान तरीके पता है तो हम उसी से लगाएंगे। तो आसान तरीके क्या है, आप ट्रायंगल बनाइए, वहां से वैल्यू पुट अप कर लीजिए। चलिए, तो सबसे पहला काम है, आपने एक ट्रायंगल बना लिया क्वेश्चन में, ये है ट्रायंगल आपका, सही है। आपने ट्रायंगल बना लिया, ये 90 डिग्री है, तो ये नामकरण कर दिया, ए बी और सी हो गया, सही चल रहा है। cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, इसका मतलब आधार क्या है, 1 है, आपने आधार 1 कर दिया, और कर्ण कितना है, cos थीटा के लिए आधार बटे कर्ण हो गया 1/√7। सही चल रहा है इसमें। अब आपको क्या निकालना है इसमें, आपको लंब की वैल्यू यहाँ पे कैंसिल आउट करनी है, लंब की वैल्यू आपको कंसिडर करनी है। तो फार्मूला एक ही है, कर्ण बराबर अंडर रूट में आधार स्क्वायर और प्लस लंब स्क्वायर। अब यहां तो फंस गए आप, तो आप स्क्वायरिंग वाला फार्मूला ही लेके चलिए, कर्ण वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का, क्या चाहिए आपको, लंब चाहिए, तो आपने लिखा कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग बराबर लंब का वर्ग। आपको केवल लंब चाहिए, तो आपने लिखा कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग बराबर लंब, केवल अगर लंब चाहिए तो पूरा फंक्शन अंडर रूट में। जब भी यहां से पावर 2 हटाएंगे तो आप वो एलएचएस में हो या फिर आरएचएस में हो, दूसरे साइड में अंडर रूट तुरंत लगेगा। मैं मान लेता पावर 3 होता है यहाँ पे, तो अंडर रूट लगता है और यहाँ अंडर रूट के अंदर 3 लिखा जाता है इसे, ठीक है। मेरे हिसाब से समस्या है नहीं क्वेश्चन में। चलिए वैल्यू निकाल लेते हैं, कर्ण की वैल्यू है √7, तो आपने इसे लिखा अंडर रूट में 7 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर बराबर लंब। सही चल रहा है ना, क्वेश्चन सही चल रहा है। किसी भी रूट सेक्शन का वर्ग करेंगे, रूट बाहर हो जाएगा, वही संख्या 7 - 1 बराबर आ गया लंब, क्लियर है। और 7 में से 1 घटाया तो वैल्यू आई 6 रूट के अंदर, और ये किसकी वैल्यू आ गई, लंब की वैल्यू आ गई। इसका मतलब है आपका जो लंब आया वो कितना आया, √6 आया, आपका लंब आ गया √6। अब क्या हमें इसकी जरूरत है, नहीं जरूरत है, आप निकाल चुके हैं, ठीक है। चले आगे चलते हैं। अब आपको क्या निकालने हैं, ये देखना है कि किन किन चीजों की वैल्यू इसने आपसे पूछी, केवल 2 वैल्यू, सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो आपने यहां लिखा कि मैंने लिखा सेक थीटा बराबर और कोसेक थीटा बराबर। सेक थीटा के लिए फार्मूला आपने लिखा लाल बटे कक्का, तो ये देखिए साइन कॉस टेन, कॉट सेक के लिए कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, इसके लिए कौशक के लिए कर्ण बटा लंब, तो आपने लिखा कर्ण बटा लंब, सही है। तो देखिए कर्ण क्या है, इसमें √7 है, तो आपने लिखा √7, आधार कितना है 1 कर दिया। चलिए आइए, कर्ण बटा लंब, कर्ण कितना है √7, लंब कितना है √6, ये होगी आपकी दूसरी वैल्यू, ठीक है भाई। आपने सेक थीटा निकाला तो कर्ण बटे आधार कर दिया, कोसेक थीटा निकाला तो कर्ण बटा लंब, कर्ण जो है √7 है, लंब √6 है, जो कि आपने निकाला है, सही है। फार्मूले पे आते हैं सीधे, इसने जो वैल्यू की डिमांड की है, इसने कहा है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। देखिए हम चाहें तो इसे नॉर्मल वे में भी लगा सकते हैं, है ना, लेकिन जब चीजें आसानी से हो जा रही हैं तो कोई जरूरत नहीं फार्मूला लगाने की, फार्मूले से भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और जब की बात आएगी तब हम देखेंगे इसे, फिलहाल अभी यहाँ तो कोसेक थीटा की वैल्यू है √7/√6 का स्क्वायर माइनस सेक थीटा की वैल्यू है √7 का स्क्वायर, सही चल रहा है, बटे सेम कंडीशन √7/√6 का स्क्वायर और प्लस √7 का स्क्वायर। कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें। आगे क्या देख लेते हैं, नीचे आपने किसी भी रूट का वर्ग किया वही संख्या, तो आपने इसे लिखा 7/6 - 7। कोई समस्या है, मेरे हिसाब से नहीं है, बटे
ठीक है। नीचे भी 7/6 और +7, भाई एक में -7 था, एक में +7 था, आपने कर दिया। आगे लासा जब भी लेना होगा भाई, नीचे देखिए संख्या है ही नहीं, तो आप क्या करेंगे, 1 मान लेंगे, इसका यहां गुणा, इसका यहां गुणा और नीचे का आपस में गुणा। तो गुणा करिए, 7 एकम 7 माइनस 6 सत्ते 42 और बटे 6 एकम 6। नीचे आइए, 7 एकम 7 और प्लस 6 सत्ते 42 और बटे 6 एकम 6। सही चल। आगे बराबर, देखिए यहां प्लस है यहां माइनस है, विपरीत चिन्ह होने पर चीजें घटती हैं। घटाइए, 12 में से 7 गया तो आप कहेंगे 7 5 12, वैल्यू आ गई 35 विद नेगेटिव साइन। इसमें क्या कैसे, अरे भाई आप 42 में से 7 घटाते थे 35 आया, और चूंकि यहां 42 के साथ ही नेगेटिव लगा है, बड़े के साथ नेगेटिव, इसलिए मैंने नेगेटिव लगा। विपरीत चिन्ह होने पर चीजें घटी हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता 42 में से 7 घटा रहे हैं या फिर 7 में से 42 घटा रहे हैं। आप चिन्हों का जो है अदला बदली ध्यान दीजिएगा। 7 में से 42 भी घटाने पर वही आएगा, 42 में से 7 घटाने पर भी वही आएगा, लेकिन केवल चिन्ह में परिवर्तन होगा, एक जगह प्लस होगा, एक जगह माइनस होगा। नीचे ये देखिए 35/6 और बटे, इसको जोड़िए 7 2 9, तो आप कहेंगे 49/6। सही है। तो आपने इसको सॉल्व कर लिया। आगे देखिए वैल्यू कितनी आ रही, ये 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया है ना, तो आपके रियल वैल्यू आई -35/49। कैंसिल किया, 7 7 49, 7 5 35, तो एक्चुअल में आपका आंसर आया -5/7। सही है। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने -3/4 दिया है, तो या फिर ये गलत है या फिर हम गलत हैं, दोनों में से कोई एक है। तो अगर हम क्वेश्चन को एक बार रीचेक करना स्टार्ट करें, तो आपने देखा cosec थीटा के लिए जो आपने फार्मूला लगाया, क्या वो सही है, कर्ण बटे लंब बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब 4 तभी आ सकता है, देखिए 3 और 4 तभी आ सकते हैं क्वेश्चन में जब क्वेश्चन की एनालिसिस दी गई हो उस प्रारूप में, लेकिन उस प्रारूप में यहाँ है ही नहीं। चले यहाँ देख लेते हैं, cosec स्क्वायर थीटा को आपने लिखा 7/6 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, नो डाउट इसमें ये कर्ण बटे आधार था, सही है, सारे फंक्शन थीटा के टर्म में ही थे, तो यहाँ पे संशोधन कर लीजिए, यहाँ हो जाएगा -5/7। अब आपका एक्चुअल आंसर वो यहाँ पे फाइंड आउट हो गया। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, मैं बार बार बता रहा हूँ। अगर प्रशिक्षण के बच्चों की बात करें, फाइनल ईयर के, फाइनल सेमेस्टर के, तो इससे टफ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन बनेंगे नहीं आपके सिलेबस में। ठीक है, फिर भी अगर बनते हैं तो हम उसके लिए और पार्टीशन आपको देखेंगे। ठीक है, ख्याल रखिए अपना तब तक के लिए।